तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसे कि मैंने अपने लेक्चर नंबर 0 यानी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने ये बताया था कि हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जो पहली लेक्चर सीरीज है उसमें ये नंबर ऑफ लेक्चर सीरीज होगी। ठीक है, जिसमें ये पहली लेक्चर सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज टोटली जो है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज से, ये जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये है लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक, अभी तक जो हमारे लेक्चर सीरीज थी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसमें हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। लेकिन अब हम फुल डिटेल्ड सिलेबस कवर करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि काफ़ी बच्चों की ये डिमांड रही है कि जो है वो चाहते हैं कि उनको फुल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाए, ताकि वो क्वेश्चंस को समझ पाएं और उसके कॉन्सेप्ट को सीख पाएं। तो जैसे आप सभी को पता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, खास तौर पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पर हो, चाहे वो आईटीआई लेवल पर हो, या इंजीनियरिंग यानी बीटेक के लेवल पर हो। ठीक है, सभी के लिए ये एकदम बेस है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हम ये कह सकते हैं ये फाउंडेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। जिस प्रकार अगर किसी इमारत की फाउंडेशन यानी उसकी जो नींव है वो कमजोर हो जाती है, तो उसकी आगे की जो मंजिलें हैं वो कमजोर होती हैं, यानी ज़्यादा लंबे दिनों तक वो टिक नहीं पाती, यानी इमारत हमारी कमजोर बनती है। उसी प्रकार से अगर किसी का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी स्टूडेंट की कमजोर हो गई, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से उसके आगामी आगामी परीक्षाओं से मतलब सेमेस्टर लेवल की परीक्षाओं की बात करें, या हम अपनी व्यवसायिक परीक्षा जैसे जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स हैं, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स हैं, इन सभी परीक्षाओं को जब वो देने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे पहली बात तो इनके क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। अगर होते भी हैं वो, तो वो उसको गलत करके आ जाएंगे, या उनसे जुड़े हुए प्रश्न भी जो आगे आगे वाली से आप मशीन में, पावर सिस्टम में, मेजरमेंट में या नेटवर्क्स में जब भी आप इनको पढ़ेंगे, जब भी इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, या तो आप उनको रट के काम चला रहे होंगे, या तो आप किसी तरह समझ समझ के इधर उधर कैसे काम चला रहे होंगे, लेकिन आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा वहां पर। ठीक है, तो इसलिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स हमने स्टार्ट इसीलिए किया है कि आप सभी छात्रों का सबसे पहले जो है ये बेसिक यानी फाउंडेशन मजबूत हो जाए, फिर हम अगले जो है सब्जेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो लेक्चर नंबर 0 है उसमें बताया था कि हमारा जो ये पूरा फेज है, ये पूरा लेक्चर ऑफ सीरीज है, ये एक फेजेस में चलेगी, डिफरेंट फेजेस में। तो पहला फेज जो होगा वो डीसी सर्किट्स का होगा, यानी पहले फेज में जो हम लेक्चर सीरीज में जो हम आपको लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, लेक्चर 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में, तो जो पहला फेज है हमारा, उसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट्स डिस्कस करेंगे। डीसी सर्किट्स के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एसी सर्किट्स में, इंडक्शन में, इन सब चीजों में। तो पहला जो फेज है हमारा वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो डीसी सर्किट्स का है। तो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि हम लोग अपना जो ये कोर्स कंटेंट है वो कह सकते हैं कि बिलो जीरो से भी नीचे के लिए डिजाइन कर रहे हैं, यानी उन बच्चों के लिए भी डिजाइन कर रहे हैं जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, वो जो हम समझ लीजिए कोई शून्य बच्चा भी है तो हम उसके लिए एक सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक, ताकि ये जो हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, जो हमारे डिप्लोमा के बच्चे हैं, या इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे हैं, वो अपने आप को उस लेवल से मैच कर सके और वहां से उठाकर हमको उनको उनके उच्चतर शिखर पर लाना है, यानी उनको उनके उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट पर ले आना है, जिसके बाद वो अपनी समस्त परीक्षाएं यानी यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षाएं या बोर्ड लेवल की परीक्षाएं या उससे आगे की जो परीक्षाएं उनको देनी है। ठीक है, जो व्यावसायिक परीक्षाएं जैसे जूनियर इंजीनियर की परीक्षाएं, असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षाएं, यानी जैसे एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आप यूपीपीसीएल जेई देने जाते हैं, एमपी जेई है, बिहार जेई है, या तमाम एई के पेपर्स हैं। ठीक है, यूपीपीएससी एई हो गया, ठीक, या गेट लेवल के एग्जाम आप देने जा रहे हैं, या विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो कंपनी एग्जाम्स कराती है अपनी अपनी, अगर आप उनके एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे कोल इंडिया वगैरह हो गया, तो आप वहां पे कहीं भी लैग ना करें। ठीक, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। और सारी सारी परीक्षाओं में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, नहीं टेक्नीशियन मतलब हम इलेक्ट्रीशियन लेवल की बात करें, ठीक, चाहे वो डिप्लोमा में जेई लेवल की बात हो, या आगे चल के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी इवन आईईएस में पूछे जाने वाले प्रश्न भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए मिल जाते हैं, वहां भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसीलिए हम ये अपना लेक्चर सीरीज हमने इसलिए बनाई है ताकि आपका बेसिक मजबूत हो, फिर हम आगे अन्य जो है वो सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है उन मतलब विषयों में भी पारंगत हो। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं।
जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लेक्चर सीरीज सभी बच्चों के लिए, चाहे वो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, बीटेक का बच्चा हो, या इवन आईटीआई का बच्चा हो जो कि इलेक्ट्रीशियन बनने जा रहा है, उसके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकियों के लिए भी। इसलिए मतलब मैं इसको हर लेवल को लेकर के चल रहा हूँ, यानी बिलो से लेकर हम लोग हायर लेवल तक सभी के लिए लेक्चर सीरीज मैंने बनाई है, यानी हम नीचे से स्टार्ट करते हुए ऊपर तक जाएंगे। ठीक, तो जैसे मैंने लेक्चर नंबर 0 में बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, चार्ज से। कहाँ से, चार्ज से। ठीक है, चार्ज से, ये एकदम बेसिक है। लेकिन चार्ज से भी पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, चार्ज से भी पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिसका नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा में तो कम, यानी एई की परीक्षाओं में तो कम, लेकिन जेई और टेक्नीशियन लेवल एग्जाम में एटॉमिक स्ट्रक्चर के तमाम प्रश्न पूछे गए हैं, तमाम परीक्षाओं में। चाहे वो आरआरबी की हम बात कर ले, एसएससी जेई की बात कर ले, यूपीपीसीएल जेई की बात कर ले, एमपी जेई की बात कर ले, बिहार जेई की बात कर ले, किसी भी जेई की बात करें, राजस्थान जेई की बात करें, किसी भी जेई के एग्जाम के लिए हम बात करें, वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, मिलते रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलेंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, फिर चार्ज पर चलेंगे। ठीक, तो ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आपके साथ ही जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता तो होगा लेकिन उनको सही से जानकारी प्राप्त नहीं है उसकी, यानी उनको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम पूरे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और आपको ये भी साथ में बताते चलेंगे कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप उनको इस पहले स्ट्रक्चर को समझिए, फिर उन प्रश्नों को समझिए और उनको दिमाग में बैठा लिए और आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं अभी आपको शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि आप लेक्चर देखते देखते नोट्स मत बनाइए। ठीक है, अगर देखते देखते बनाना है तो जब मैं समझा लूं तो वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट करिए। ठीक है, नहीं तो आप अगर लेक्चर देखते देखते बनाते हुए लिखते हुए चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स मिस होते चलेंगे, आप केवल छापने का काम करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया से आप एक बार लेक्चर पूरा देख लीजिए, ठीक, समझ लीजिए, उसके बाद आराम से आप नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ठीक, आराम से आप उसको पढ़िए। ठीक है, ताकि आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जिस प्रकार जो क्रिकेट के शौकीन बच्चे हैं उनको पता होगा, अगर कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आता है तो पहले 2-4 ओवर वो क्या करता है, अच्छे से खेलता है, अच्छे से देखता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वही 2-4 ओवर है जिनको आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से देखना है ताकि आपका फंडामेंटल एकदम मजबूत हो जाए और आगे आने वाली चाहे कोई भी विषय हो, ठीक है, उसको आप तुरंत कैच कर लेंगे या तुरंत समझने लगेंगे और आसानी से उसमें भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप उसके प्रश्न बनाने लगेंगे या करने लगेंगे। ठीक, तो हम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसा कि आपने केमिस्ट्री में खूब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, 9, 10, 11, 12 खूब पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ठीक, तो आपको ये पता है कि कोई भी एटम है, ठीक, तो एटम का सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस। एटम का सेंटर क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के बाहर, इस न्यूक्लियस के बाहर ऐसे हमारी ये क्या है, ऑर्बिट्स हैं, या जिनको हम कक्षाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, कक्षाएं। ये बेसिकली क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। इनका नाम हम लोग रखते हैं, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ऐसे एन हो गया, है ना, कि एल एम एन, इस प्रकार से लिखते हैं कक्षाओं के नाम, यानी ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक, इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, इनके नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इनके फिक्स है। ठीक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक, जैसे के लिए कितना होता है 2, एल के लिए 8, एम के लिए 18, है ना, एन के लिए 32, है ना, इस प्रकार से आपको ये होता है। ठीक, ये आता है कहाँ से, ये भी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कक्षक में अगर नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। क्या होता है, 2n²। एन यहाँ पे क्या है, के के लिए एन है 0, के के लिए हम लोग लिखते हैं एन को, सॉरी, के लिए एन को लिखते हैं 1, एल के लिए लिखते हैं एन को 2, और ऐसे एम के लिए 3 और एन के लिए 4, और यहाँ से हमको ये नंबर्स मिल जाते हैं। मतलब पहली वाली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके बाद वाले में 8, उसके बाद 18, फिर 32, फिर इस प्रकार ये बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यानी जो हमारा सेंटर का पार्ट है, यानी मिडिल का पार्ट, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्बिट्स। ये क्या है, हमारे ऑर्बिट्स हैं, ये हमारे ऑर्बिट्स कहलाते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है,
ठीक, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछाते। अब जो क्या प्रश्न पूछ जाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बहुत चीज होती है, आपने सुना होगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी एटम के बाहरी कक्षाओं में, ठीक, सबसे बाहरी कक्षा की बात हो रही है, किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी यहाँ पे मान लो हमने अभी एक और हमने एम बनाई हुई है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया, चलो मान लो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया इसमें, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये मैंने दिखा दिया, सबसे बाहरी कक्षा ये हो गई। तो ये बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये और ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गए हमारे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। केंद्र में हमारा होता है न्यूक्लियस, उसमें होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चक्कर लगाते रहते हैं? वो ऑर्बिट्स में, जिनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। और सबसे बाहरी वाली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट होंगे बाद में, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं और रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। और बात, और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? और प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोटॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के मास के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के मास के बारे में। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, इसी तरह इतना ही मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है, यानी हम कह सकते हैं दोनों बराबर हैं। कितना होता है वो? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यानी दोनों के मास बराबर हैं। और जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है? वो 9.1, यानी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, याद रखेंगे। ये सीधे पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि इन दोनों का अनुपात कितना होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन का अनुपात बताना होता है, यानी रेशियो बताना होता है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट करते हैं 19.1 इंटू 10 टू द पावर 31 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर 27, तो ये नियर अबाउट आता है, ये नियर अबाउट आता है 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, या इसको हम लोग और नियर अबाउट कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 1840। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं ये प्रश्न है जो तमाम इंजीनियरिंग में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, पूछा जा रहा है और भविष्य में भी पूछा भी जाता है। ठीक है, इससे यहाँ पे एक चीज ये निकल के आती है कि जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन के 1/1040 गुना है। यानी हम ये लोग ये देख सकते हैं यहाँ से ये देख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मास ऑफ प्रोटॉन से इतना कम है, यानी 1840 गुना कम है, 1840 गुना कम है। तो अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन कहें या मास ऑफ न्यूट्रॉन कहें, बात बराबर है, क्योंकि मैंने दिखा दिया दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी आप इसको समझते चलिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ गया रेशियो? 1/1830, ये 8 है, ये 1840 होता है। ठीक, इतना आप याद रखिए, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा नाभिक है, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और दोनों का भार इलेक्ट्रॉन से कई गुना अधिक है। तो इसीलिए आपने जो अपनी केमिस्ट्री की कक्षाओं में ये पढ़ा होगा, तमाम बार ये लिखा भी होगा, लिखा हुआ पढ़ा होगा कि जो हमारा कोई भी एटम यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ होता है? उसके नाभिक में। यानी किसी भी एटम के टोटल मास कहाँ एग्जिस्ट करता है? उसके न्यूक्लियस में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है उनका भार हजारों गुना ज्यादा है किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। और क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और उनकी संख्या लगभग 2 गुना से अधिक या 2 गुना होती है मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, यानी जो ऑर्बिट्स में फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स का मास है, वो इस एटम के जो न्यूक्लियस है इसके मास के कंपैरिजन में नगण्य हो जाता है, वो बहुत कम हो जाता है, तो उसको हम लोग नगण्य मान लेते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समस्त परमाणु का समस्त भार कहाँ निहित होता है? वो उसके नाभिक में, यानी उसके न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इतने 1840 गुना कम है, इससे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के। और इस कारण से हम लोग ये कहते हैं ये क्या है? इसका मास इसके कंपैरिजन में नगण्य है, यानी बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं चार्ज की तरफ। तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, उससे अभी थोड़े बहुत और जुड़े हुए प्रश्न वो मैं आपको चार्ज में और क्लियर करूंगा। तो वहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे न्यूक्लियस पार्ट है जो एटम का, उसका मास आपके पूरे एटम के मास का जो है वो वहीं पे केंद्रित होता है, जैसे कि मैंने बताया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनका मास जो है हमारा
वो 1840 गुना यानी 1840 गुना इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा था। जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि अब वहां न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन भी है, तो दोनों के मास है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से बराबर, इलेक्ट्रॉन की संख्या का 2 गुना या 2 गुना से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो मास है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है, उनका जो टोटल मास है वो इलेक्ट्रॉन्स की मास की तुलना में बहुत ज्यादा है। हम लोग ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इलेक्ट्रॉन का मास उनके मास की तुलना में नगण्य है। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं, या आप केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, कि जो हमारा मास ऑफ एटम है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं चार्ज की तरफ। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर्स की। ठीक, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मैटर की। तो हम चार्ज को कुछ इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। पहले डेफिनेशन देखिए आप, चार्ज इज द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर due to which it experiences, it feels a force when placed in a electromagnetic field। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है ये समझिए। ठीक है, तो चार्ज किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है, चार्ज किसी भी मैटर की वह प्रॉपर्टी है, या वह फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वह एक फोर्स का अनुभव करता है जब हम उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हम उसे किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ऑफ, यहां पे मैं ऑफ अ मैटर। ठीक, तो क्या कहने का आशा है कि चार्ज किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है, यानी किसी मैटर की वह फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर हम उसको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो हमेशा एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, एक बल का अनुभव करता है। ये चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, अब चार्ज की, ये हुई चार्ज के बारे में बात। चार्ज को आपको पता है किससे डिफाइन, मतलब किससे, उसको सिंबल क्या है, उसका सिंबलाइजेशन किससे करते हैं, उसका क्यू से, यानी कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम चार्ज को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, आप सबको पता है कि क्या होती है, कूलाम, और इसका सिंबल क्या होता है, सी, यानी सी से हम उसको लिखते हैं। तो चार्ज यूनिट क्या हो गई, कूलाम। ठीक है, तो ये चीजें आप तो बेसिक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दी जिनको नहीं पता। चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम हिंदी में कैसे लिखते हैं, ऐसे कूलाम, कूलाम ऐसे। ठीक, कूलाम। ठीक है, यानी कैपिटल सी लिखा होगा, जहां पे भी लिखा होगा 10 कैपिटल सी ऐसा लिखा होगा ना, 10 कूलाम, कहीं 10 म्यू सी यानी 10 माइक्रो कूलाम। ठीक, इस तरीके से अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर हम उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, यानी रख देते हैं, तो एक बल का अनुभव करने लगेगा वो। ठीक, अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज है। ठीक, जैसे चार्ज बाईपोलर इन नेचर है, तो चार्ज इज बाईपोलर इन नेचर, बाईपोलर इन नेचर। अब इसका मतलब क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, मतलब चार्ज जो है वो दो प्रकार से, यानी दो भाव में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, यानी दो ध्रुवों में एग्जिस्ट कर सकता है। पहला कौन सा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सबने पढ़ा है। दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि अभी मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिफाइन किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया। ठीक है, वहां पे भी मैंने चार्जेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, अभी मैं आपको बात करता हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जांपल है वो है प्रोटॉन, और निगेटिव चार्ज का जो एग्जांपल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। या आपको बेसिक कक्षाओं में इतना तो आपको पता है। ठीक है, अब वहां पे इसीलिए मैंने चार्जेस के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, क्योंकि चार्ज जो था, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो चार्जों को डिस्कस करना था, वो चार्ज के इस जो है सेक्शन में हमको डिस्कस करना था, इसलिए हमने वहां पे चार्ज की बात नहीं की। वहां पे आपको केवल मास, उनके मास में रिलेशन, और उनके ऑर्बिट्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, और ये जो यही सब आपको वहां पे बेसिक चीजें मैंने बताई। ठीक है, तो जो चार्ज है, ठीक, जो चार्ज है वो बाईपोलर इन नेचर होता है, यानी वो दो प्रकार से हो सकता है, तो पॉजिटिव हो सकता है या
निगेटिव हो सकता है। अब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले चलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ और चीजें थी जो आपको वहां पे जाननी थी, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि वो चार्ज से रिलेटेड थी। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा, तीन चीजें हमने देखी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। पहली चीज देखी प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस में था। दूसरी चीज हमने देखी न्यूट्रॉन, ठीक है। तीसरी चीज हमने देखी इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीजें मैंने वहां पे देखी, आपने भी देखी, हमने भी देखी। ठीक, अब इसके बारे में समझना है। अब देखिए, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन पे क्या सा चार्ज होता है? सबको पता है, क्या? निगेटिव, यानी ऋणात्मक आवेश है। ठीक है। अब जो प्रोटॉन पे चार्ज है, अब जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका मान है +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं, तो कोई चार्ज नहीं, यानी 0 कूलम चार्ज है इस पे। और इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसको हम लिखते हैं -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ठीक है। तो ये सब चीजें भी कुछ परीक्षाओं में पूछी गई हैं, टेक्नीशियन लेवल पर, और कई कई जेई में भी पूछ लिया गया है। ठीक है। इसके साथ तीन चीजें और हैं। इनके डिस्कवरर का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, इनके डिस्कवरर ने इनकी खोज किसने की उसके बारे में भी पूछा जाता है टेक्नीशियन लेवल पे। तो आप सुन लेंगे, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने। ठीक, तो लिख लेंगे टॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड। टॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, ये इनके डिस्कवरर के नाम है। ये भी आप साथ में, जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेगा। ठीक है। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, प्रोटॉन की प्रवृत्ति कैसी है? पॉजिटिव चार्ज की। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात आती है चार्ज को लेकर के एक और, जो आपने काफी सुना होगा, या नहीं सुना हो तो मैं बताता हूं कि एक क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज है। एक क्वांटाइजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ चार्ज है। इस थ्योरी का क्या मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये थ्योरी ये कहती है, चार्ज अकर्स इन नेचर ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही है क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्ज क्या कहती है? ये चीज। अब आप इसको समझिए। ठीक, इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि नेचर में कहीं भी चार्ज अगर एग्जिस्ट करता है तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि चार्ज अगर नेचर में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं भी, किसी भी बॉडी पे, किसी भी मैटर में अगर चार्ज है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होगा। इसका क्या मतलब हुआ, आप समझिए। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखूंगा, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा अपनी पिछली कक्षाओं में, Q इक्वल टू एन ई। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इक्वल टू एन ई। तो ये फॉर्मूला जो है, ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जैसे मैंने बताया कि नेचर में कहीं भी अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में कहीं भी अगर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमेशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होगा। यानी जो हमारा चार्ज है वो हमेशा Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए।
कि नेचर में अगर कहीं भी चार्ज है तो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये पहले इस चीज को फॉर्मूले को समझ लें। क्यू क्या है? चार्ज है। एन क्या है? इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 पूर्ण संख्या। ई क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसको आप याद रखेंगे। इसकी वैल्यू भी मैंने बताई थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी चार्ज है तो वो ये तो 0 कूलम होगा, यानी 0 इंटू ई होगा, या तो 1 इंटू ई होगा, या तो 3 इंटू ई होगा, या तो 4 इंटू ई होगा, या 1000 इंटू ई होगा, मतलब इस फॉर्म में होगा। ठीक है, कहीं भी चार्ज फ्रैक्शन ऑफ ई में नहीं होगा, कहीं भी चार्ज फ्रैक्शन ऑफ ई में नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि चार्ज Q इक्वल टू कहीं भी आपको 2/3 ई नहीं मिलेगा, कहीं 1/5 ई नहीं मिलेगा, कहीं 9/2 ई नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कहीं फ्रैक्शन में नहीं होगा। जब भी अगर वो चार्ज कहीं पे होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा, यानी वो 1 ई हो सकता है, वो 2 ई हो सकता है, वो 3 ई हो सकता है, वो 1000 ई हो सकता है, या वो आगे भी कुछ हो सकता है। ठीक है, यानी चार्ज कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, यानी कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पूरा निकलेगा। अगर या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो उसमें इंटर करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा या इमिशन होगा। ठीक, कभी भी अगर वहां से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कभी वो सिंगल फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर कभी भी किसी बॉडी में अगर कोई चार्ज आता है तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही होगा। समझ में आया? अगर जैसे मान लो किसी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो चार्ज उस पर कितना आएगा? 1 ई के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 2 ई के बराबर निगेटिव में। ठीक है, अगर ग्रहण किया उसने, सॉरी निकलेगा तो पॉजिटिव में आएगा। अगर उसने ग्रहण किया, जैसे एक इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 कूलम, उस पर -1 इंटू ई इसके ऊपर चार्ज आएगा। 2 होगा तो 2 ई आएगा, 3 होगा तो 3 ई आएगा, मतलब इस फॉर्म में होगा। ये नहीं होगा कि कभी 2/3 हो, 2/3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए या 1/3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं। कैसा होगा? वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। यानी चार्ज अगर मैटर में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, अगर चार्ज नेचर में कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या होगा? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही होगा। ठीक, तो ये आप इसको नोट करके अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक, अब चार्ज में और भी क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या हमें समझना है, उसके ऊपर बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि चार्ज बाइपोलर होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। चार्ज कैसा है? बाइपोलर। ठीक, अब दो चार्ज है हमारे पास, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज। ठीक, और हमारे पास एक दूसरा सेट है, एक पॉजिटिव का, दूसरा पॉजिटिव का। अब हमारे पास दो सेट ऑफ चार्जेस है। तो अब आपको ये पता करना है कि इनके बीच कैसा फोर्स काम करता है, इनके बीच कैसा फोर्स काम करता है। तो मुझे उम्मीद है काफी लोगों को ये पता भी होगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो हमेशा जो सेम चार्ज होंगे, जो सेम चार्जेस होंगे, यानी एक प्रकार के जो चार्ज है, सेम चार्ज और डिफरेंट चार्ज, दो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट चार्ज के, सेम चार्ज के और डिफरेंट चार्ज के। तो जो सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज क्या होंगे? हमेशा रिपल ईच अदर। ठीक है, रिपल ईच अदर, वो एक दूसरे का क्या करेंगे? हमेशा विरोध करेंगे। और जो हमारा दूसरा वाला है, यानी जब डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे का अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। इन चीजों को आप याद रखेंगे, इसको अपने दिमाग में बैठा के रखिए ये चीज। ठीक है, तो सेम चार्ज का मतलब क्या हुआ? ये तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या निगेटिव और निगेटिव होंगे। ठीक है, डिफरेंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए उसको। ठीक, अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो आपको याद करने के लिए बात हो गई। ठीक, या अपने दिमाग में बैठाने के लिए बात है। देखिए, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी इसके फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसके फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इसका फोर्स हम मान लो, चलो ये हमने मान लिया Q1, ये हमने मान लिया Q2। ठीक है, ये Q है, ये Q0 है। तो इसका फोर्स ये हो गया, तो ये है F Q1, इसका फोर्स ये है तो F
Q2। अब देखो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। यहाँ पे कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ, यहाँ पे कैसा है? रिपल्सन का फोर्स। कैसा है? रिपल्सन का। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक, यानी ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा। यहाँ पे क्या होगा? दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, और एक भी चीज पूछी जाती है, और एक चीज क्या है? वो चीज ये है कि इनके बीच लगने वाले फोर्स का नाम क्या है? उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको आप नोट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा फोर्स है? एक दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। ठीक, इसको दिया किसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसको कूलाम ने दिया। किसने दिया? कूलाम ने। और आपने पढ़ा भी होगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे उसको। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन R स्क्वायर। कितना? न्यूटन। यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं। R क्या है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यानी कैसे? ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर। इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हुई, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे R। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। तो इसको साइड में आप नोट कर लेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कुछ कुछ आपको न्यूटन की ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ही दिखेगा। ठीक, ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके नियम की तरह दिखता है? तो ये किसके नियम की तरह दिखता है? ये न्यूटन के ग्रेविटेशन नियम की तरह दिखता है। वहां भी हम लोग पढ़ते हैं F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 m2 क्या है? वहां पे मास है, और d उनके बीच की डिस्टेंस, यानी दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स वहां पे। उसी तरीके से यहाँ से ये दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है। ठीक, अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक, तो ये इस प्रकार के चार्जेस हैं, यानी दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दोनों एक ही तरीके के होंगे, अट्रैक्टिव। अब होता क्या है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण समझिए। क्योंकि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन इमिट्स करता है। ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन क्या करता है? इमिट करता है इस प्रकार से। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइन इमिट होती है, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है हमेशा? इलेक्ट्रिक लाइन इसमें अंदर की तरफ आएंगे, यानी ये एब्जॉर्ब करेगा ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे भी बना लेते हैं चीज। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इमिट करेगा ऐसे, ऐसे इमिट कर रहा है। ये भी इमिट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है, ये इमिट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे, अब इस चीज को समझिए कि क्यों रिपल कर रहे हैं और क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक केस में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि जब हम पॉजिटिव चार्जों को पास में लाए, जब हमने पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को पास में लाया, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन भी बाहर की तरफ निकल रही है, और इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब हम इसको पास लेके आते हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन आपस में टकराती हैं, और वो क्या करती है? एक दूसरे का विरोध करती है, यानी एक दूसरे को रिपल करती है। उस इलेक्ट्रिक लाइन के रिपल्सन के कारण क्या होता है कि इन जो है हमारे जो पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें भी रिपल्सन महसूस होता है। तो क्या कारण हुआ? कारण ये हुआ कि जब हम क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट कर रहे हैं, तो जब हम इनको पास में ले आए, तो दोनों की जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, वो एक दूसरे का अपोज करना स्टार्ट कर देती हैं। यानी एक दूसरे टकराने से क्या होता है? दोनों को दूसरे का अपोज स्टार्ट हो जाता है, और वो क्या करता है? फिर ये रिपल्सन क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वहां पे हमको रिपल्सन देखने को मिलता है। और अब पॉजिटिव नेगेटिव का केस देखिए। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या होता है? हमने बताया ना कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट करी, और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो समाप्त होती है। तो जब हम इसको लेके जाते हैं, जब हम इसको पास में लेके जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो यहाँ पे जाके इसमें मिल रही होती है ऐसे। ठीक है, इसमें जाके वो समाहित हो रही होती है। ठीक, तो जब क्योंकि वो एयर के थ्रू जा रही है, एयर के थ्रू जा रही है, तो उनको रिलक्टेंस मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब वहां पे उनको जो है थोड़ा दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है, उनको कठिनाई हो रही है, समझ लीजिए कठिनाई हो रही है। तो वो क्या करना चाहती हैं? ये करना चाहती हैं कि ये जो हमारे इनके बीच की डिस्टेंस है, इसको और भी कम करते चले जाएं, और कम कर लें, और कम कर लें, और कम कर लें, ताकि जो हमारा ट्रेवल है वो कम से कम हो जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है? इस कारण यहाँ पे इन दोनों के बीच मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? दोनों अपोजिट नेचर की फील्ड लाइंस है।
ठीक, इसमें इंटर हो रही है, इसमें इमिट हो रही है, तो उसको जो है पास में ही, यानी हम ये कह सकते हैं इसको पास में एक जगह मिल जाती है जहां पे ये जाके अपना वो एब्जॉर्प्शन करवा सकता है यहाँ से निकली हुई फ्लक्स लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन। तो ये क्या करने चाहती है, सोचते हैं कि पाथ और छोटा हो जाए, यानी जो हमारा रास्ता है वो और कम हो जाए। इस वजह से यहाँ पे हम एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, जिसके कारण ये हमारा पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा ट्रेवल ना करना पड़े इन द मीडियम, और वो आसानी से उसमें जाके मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है, यानी कारण है इस कॉन्सेप्ट के पीछे कि क्यों हमारा निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों हमारे दो सेम नेचर के चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव के केस में भी यही होगा। ठीक है, दोनों की जो हमारी नेचर होगी, दोनों फ्लक्स लाइन का सेम नेचर का होगा, तो दोनों का अपोज करेंगे। जब दोनों अपोज करेंगे तो एक दोनों से एक दूसरे से कैसे जाएंगे, बहुत दूर जाएंगे। और इसमें क्या होगा, दोनों अपोजिट नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो चार्ज में आप इतनी चीजें याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं हटा रहा हूं इसको। इतनी चीजें आपको याद रखनी है चार्ज के बारे में। क्या क्या, पहले तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर फोर्स का अनुभव करता है। वो बाईपोलर है और वो क्वांटाइज्ड है, यानी कभी भी अगर चार्ज कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, यानी Q इक्वल टू एन के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज यानी अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो चार्ज के विषय में इतनी जानकारी अभी आपके लिए काफी है। ठीक है।